मित्राणि नमो नमः। स्वागतम करोमि सर्वेषाम्। अहम अस्मि रमन पुरोहित। मैं आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, यदि आपको महेश्वर सूत्र याद हैं तो आप प्रत्याहार, स्वर, वर्ण और व्यंजन वर्ण आसानी से हल कर सकते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको कोई भी कठिनाई उत्पन्न नहीं होने वाली। तो आज मैं महेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत वर्णमाला लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने माहेश्वर सूत्रों के आधार पर अच में 4 सूत्र और व्यंजन में हल में जो 10 सूत्र हैं उनका किस तरह से व्यवस्थित किया गया है, किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, वैज्ञानिक संस्कृत भाषा क्यों कही गई है, ये आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। आज मैं आपको माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत वर्णमाला लेकर आया हूँ कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और संयुक्त मिश्रित वर्ण कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना बहुत आवश्यक थी, क्योंकि इनसे कई बार प्रश्नोत्तर अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। तो इस तरह से आइए चर्चा करते हैं महेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वर वर्ण। तो स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर 3 भेद हैं। स्वर के 3 प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व यानी इनको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे उनको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। छोटा आई उड़ ऋ लृ 2 सूत्रों के आधार पर आ ई उ ऋ लृ, तो आई उड़ ऋ लृ ये ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अब इन्हीं से दीर्घ स्वर उत्पन्न हो गए। छोटा से बड़ा, बड़ी, बड़ा उ और ऋ से ऋ, तो इनको दीर्घ या 2 मात्रिक स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उनको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसके बाद संयुक्त मिश्रित ए औंग आई औच, ए औंग आई औच, इनको संयुक्त या मिश्रित स्वर भी कहते हैं। तो मिश्रित स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो वर्ण से मिलकर बने हैं। मैं पिछले वीडियो बता चुका हूँ। ए औंग और आई औच ये संयुक्त तो मिश्रित स्वर होते हैं। अब व्यंजन वर्ण पर नजर डालते हैं। अब व्यंजन वर्ण में सबसे पहला स्पर्श वर्ण क्या है? स्पर्श वर्ण। तो स्पर्श वर्ण क्या है? सबसे पहले पढ़ते स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण क्यों कहते हैं? तो स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? स्पर्श वर्ण इसलिए कहा गया है क्योंकि जो वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करके उच्चारित हों, यानी इस कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करके ये उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। यानी ये स्पर्श करके इनकी ध्वनियां निकलती हैं। इनको संस्कृत में सूत्र आया है उदित, इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। स्पर्श वर्ण को उदित वर्ण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत में सूत्र है कु चु टू तू पू एते उदिता। कु चु टू तू पू एते उदिता, यानी कु का अर्थ क्या है? का खा गा गा अंगा। चू का अर्थ है चा छा जा जा इया। टू का अर्थ है टा ठा डा डा डा। तू का अर्थ है ता था दा धा ना। और पू का अर्थ है पा फा बा भा मा। तो इस तरह से यदि हम का खा गा गा अंगा इनका समूह में नाम लेंगे तो कु कहेंगे। क्या कहेंगे? कु। यदि हम इस चा वर्ग का समूह में नाम लेंगे तो चू कहेंगे। संस्कृत व्याकरण में जब ये संधियों में आते हैं तो कु चू टू तू पू के नाम से आते हैं। तो कु का अर्थ है का वर्ग, चू का अर्थ है चा वर्ग, टू का अर्थ होता है टा वर्ग, तू का अर्थ होता है ता वर्ग और पू का अर्थ है पा वर्ग। तो पू यदि हमने नाम रख दिया तो पा फा बाबा मा, यानी पूरे समूह का नाम ले लिया। पू का अर्थ है पा फा बाबा मा, इसलिए इनको कु चू टू तू पू एते उदिता, इनको उदित वर्ण भी कहते हैं।
तो इस तरह से का से लेकर मा, यमंगणनम, झ भय, झ भय, घ ढ, धश, ज ब ग ड दस, खा फ, खा फ, छ ठ थ, च ट त व, का और पा, कपय। तो इस तरह से इनमें यमंगणनम से कपय तक के सूत्र इनमें आ जाते हैं, तो इसलिए इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण क्या है? है बरट, है बरट, या रा लाव, है वा रट और लड़, तो इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं, है बरट लड़। तो इनमें दो सूत्र हैं, या रा ला वा। अब ऊष्म वर्ण क्या है? सस सर हल। अब कभी कभी ये आ जाता है कि पहले सा क्यों इधर नहीं आ गया, ये उधर क्यों नहीं रख सकते, ये सा बाद में भी आ सकता है। इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि महर्षि पाणिनि के सूत्र के अनुसार श स सर, सस सर जो सूत्र है तो उसमें जो क्रम आया है उसी क्रम से हमेशा रखते हैं। तो सस सर और हल, इसमें दो सूत्र हैं, इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। अब अनुस्वार क्या है? एक बिंदी रखते अनुस्वार आ जाता है। और अनुनासिक क्या है? चंद्रमा की बिंदी अनुनासिक है। विसर्ग दो बिंदी, संयुक्त मिश्रित छा तरा ज्ञा, ये संयुक्त, इनको मिश्रित वर्ण भी कहते हैं। का और सा और आ मिलाकर छा बनता है, ता रा आ मिलाकर तरा बना, जा या और आ बनाकर ज्ञा बना, इनको ज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्या, ज्ञा नहीं बोलते, ज्या, जा और या और आ, ज्या। तो इसलिए इस तरह से महेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत वर्णमाला की गिनती होती है। आप इनको फेयर में, अपने रफ या फेयर में उतार सकते हैं। ये महेश्वर सूत्रों के अनुसार है। तो एक बार मैं आपको बता दूं, कुल व्यंजन कितने होते हैं? 35, मैंने बताए थे अभी 33 व्यंजन। कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन। और स्वर कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो 13 यहाँ पर स्वर वर्ण बताए थे, 33 व्यंजन है। ये वर्णमाला के अनुसार, महेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला का यहाँ पर क्रम बता दिया गया है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अयोग बाह्य क्या है। अयोग बाह्य को हल करके देखेंगे हम। जीवामूल्य, उपपदमानीय, तो ये इनको कार क्या है, इफ क्या है, अनुसार है, अनुनासिक है। इनको महेश्वर सूत्रों में क्यों नहीं लिया गया, ये कहाँ से इनका प्रयोग होता है, कहाँ से लिए गए, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अधिकतर लोगों का मानना है कि इनको स्वर व्यंजन में क्यों नहीं गिना गया। तो इस प्रकार से हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और कोई भी यदि आपको समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।